जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ चैप्टर 7 स्टार्ट करने जाएंगे बायोएनर्जेटिक्स क्लास 9 बायोलॉजी में। सबसे पहले ये समझने की भरपूर कोशिश करते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स आखिर है क्या। स्टूडेंट्स देखें, सबको पता है कि बायो का मतलब जो है वो लाइफ है। अब देखें, अगर कोई जानवर है, अगर इंसान है या कोई पौधा है, ठीक है, तो हर जानदार को जो है आपको पता है कि एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोई भी जानदार हो, ज़िंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो जो पौधे हैं वो बेसिकली कह लें कि सन से अपनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं। लेकिन फिर आप ये कह सकते हैं कि जो जानदार हैं, कीड़े मकोड़े, इंसान या कोई भी ऐसे जानदार जो एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएं या कोई और जानदारों की कैटेगरी में आ जाएं, वो पौधों पर फीड करते हैं। यानी जो सन है, बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी की, सन एनर्जी देता है पौधों को और फिर पौधे एनर्जी देते हैं सारे जानदारों को। तो दिस इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। अब ये भी अच्छा सवाल है कि जब आप कोई भी जानदार हो, जब वो फूड खाता है तो फूड खाने के बाद अब डेफिनेटली उसने फूड हर वक्त तो खाते नहीं रहना। यानी जो भी जानदार है उसकी बॉडी में जो सेल है उसने क्या करना है कि कुछ फूड को इस्तेमाल कर लेना है खाते वक्त ही, लेकिन कुछ फूड को जो है वो क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। अब फिर ये भी अच्छा सवाल है कि जो फूड है अगर सेल ने स्टोर करना है तो फूड वो किस शक्ल में स्टोर करेगा। तो लिहाजा मैं इसका जवाब आपको ये दूंगा कि जो फूड है वो जो स्टोर होगा वो होगा ग्लूकोज़ की शक्ल में। अब ये जो ग्लूकोज़ है बेसिकली आप कह लें कि ये वो मॉलिक्यूल है जो कि सही मायनों में हमें एनर्जी देता है। यानी क्या सीखा हमने कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही बायो एनर्जेटिक्स का किरदार अदा करता है। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि जो ग्लूकोज़ है वो भी ग्लूकोज़ की शक्ल में ही नहीं पड़ा रहता। मतलब जब वो सेल में एंटर कर जाता है तो सेल के अंदर ग्लूकोज़ टूट जाता है जाकर, और फिर ATP, FADH2 और NADH ये वो कोएंजाइम्स हैं या कह लें वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें क्या रहती है, स्टोर एनर्जी। और फिर बवक्ते ज़रूरत सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला मॉलिक्यूल है वो है ATP। ATP क्या है, एडिनोसिन डाई ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मतलब है कि ये ATP है। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली आप कह लें कि ATP के बारे में ही सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा आपसे कि आपने ऑलरेडी चैप्टर 4 पढ़ रखा है, फिर आपने चैप्टर 6 भी पढ़ रखा है। चैप्टर 4 में आपने सेल्स के बारे में सही मायनों में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, और चैप्टर 6 में आपने सेल्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स, इनके बारे में भरपूर पढ़ा है। और इतना मैं आपको बताता चलूँ कि जो मतलब ये जो हमारे सेल्स हैं इनको हम खुलिये भी कहते हैं। इंसानी जिस्म में इनकी कोई 200 किस्में होती हैं। तो ये बेसिकली समझ लें कि कुछ सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर ये सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि इसके अंदर इतना कुछ हो रहा है प्यारे बच्चों कि शायद मैं आपको भी यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, इतना कुछ हो रहा है। तो लिहाजा क्या क्या हो रहा है जो आपके लेवल पे बता देना चाहिए आपको, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आखिर केमिकल एक्टिविटीज़ का मीनिंग अगर आप लेंगे तो समझ लें सिर्फ इसका सिंपल सा मीनिंग कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर। अब हमने इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को सही मायनों में स्टडी करने की कोशिश करनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं एक और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँगा
कि जो हमारे सेल्स होते हैं बेसिकली ये एक ओपन सिस्टम की तरह होते हैं, ठीक है। आप इनको कह सकते हो कि ये ओपन सिस्टम की तरह है। अब ओपन सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई भी शय अंदर आ सकती है और सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई भी शय जो है वो बाहर जा सकती है। तो जब सेल के अंदर चीज़ें आज़ादाना अंदर आ सकती हैं, आज़ादाना बाहर जा सकती हैं, तो फिर ये सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। तो जो सेल का सिस्टम है एक ओपन सिस्टम है। तो ये भी याद रखिएगा कि सेल के अंदर जो हैं वो नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं और फिर डेफिनेटली जो सब्सटेंसेस एंटर होते हैं वो हो सकता है कि वो टूटें अंदर जाकर। लेट्स से दैट वी हैव अ ग्लूकोज, इसी की बात कर लेते हैं, C6H12O6। अब ग्लूकोज सेल के अंदर जब एंटर करता है तो फिर आप कह लें कि ये अंदर जाके टूट जाता है। सो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू C3 पार्टिकल, यानी जो C6 पार्टिकल होता है ये C3 में टूट जाता है। इस C3 पार्टिकल को नाम दिया जाता है पायरूवेट। क्या कहते हैं इसको? पायरूवेट। तो पायरूवेट मॉलिक्यूल में, तो मैं बस सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि सेल के अंदर, क्योंकि सेल एक ओपन सिस्टम है, सेल के अंदर सब्सटेंसेस जाके अंदर टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक में ये होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं, लेट्स से दैट A और B है सेल के अंदर है, लेट्स से दैट A और B C बन जाते हैं, यानी जुड़ते हैं। और कैटाबॉलिक में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसका उल्ट होते हैं, यानी जो A है वो टूट जाता है किसमें? B और C में। तो यानी कि आप ये समझ लें, बस अपने दिमाग में एक बात बिठा लें कि कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है किसी भी कंपाउंड का, और एनाबॉलिक में जो है वो मेकअप होता है। मेकअप मीन बनता है, कोई भी कंपाउंड बन जाता है। तो इन दोनों को, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को एक ही नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। क्या नाम देंगे इसको? मेटाबॉलिज्म। तो ये आपने मेटाबॉलिज्म का लफ्ज आज के बाद याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ मैं आपको बखूबी और भी बताता चलूँ कि एक हमारे पास ताकत जो सेल में काम करती है वो काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी समझ लें, जो स्टोर एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये यूज़ हो रही है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। यानी जो केमिकल अभी पड़े हुए हैं और इस्तेमाल नहीं हो रहे, जिनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो वो डेफिनेटली एनर्जी तो पड़ी हुई है ना, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो समझ लें कि वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? हिल रहे हैं, वाइब्रेट्स कर रहे हैं। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, हमेशा एनर्जी जो होगी वो एटम्स के बॉन्ड से निकाली जाएगी। याद रखें, कोई भी हमारे पास लेट्स से दैट बॉन्ड है एटम्स के दरमियान, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यानी जो बॉन्ड जो है जब वो ब्रेक होगा, तो फिर यानी कहने से मैं चाह रहा हूँ, अब जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया ATP, तो ATP में सीन ये होगा, लेट्स से दैट मैं आपको छोटा सा इसका एक अक्स बना के दिखाता हूँ। लेट्स से दैट ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ATP का, तो ये मैं आपको एक छोटा स्केच बना के दिखाता हूँ। ओके, सो लुक एट दैट। अब ये जो मेरे पास बॉन्ड मैंने बनाया ना, ये टिल्डेड लाइन में, ये बॉन्ड के अंदर क्या मौजूद है? एनर्जी। अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो समझ लो कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है लैदा हो जाए, तो दैट मेक्स एन आइडिया कि एनर्जी जो है वो क्या होगी? बाहर आएगी। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि ATP में से जब बॉन्ड की ब्रेक होगा तो वो एनर्जी देगा, और फिर जब वो जो एनर्जी बाहर आएगी दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर डूइंग केमिकल रिएक्शंस। और जब आप देख भी रहे हो तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सुन भी रहे हो भी मुझे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सांस भी ले रहे हो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब तक जिंदा हो रहा है तभी तो बॉडी गर्म है और थिंग्स आर गोइंग ऑन। और नहीं तो फिर जब ये केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाते हैं मेरे बच्चों, तो फिर उस वक्त लाइफ का इख्तिताम हो जाता है। सो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन मेरे बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर का थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यस तो थम्स अप। अभी सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, इफ़ नॉट तो कर लें। अभी हम चलते हैं हमारे बेसिक टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बायोएनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ ATP, राइट? उसकी बात करते हैं।